हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटल बजटिंग। ये जो टॉपिक है ये SY BCom, SY BBI, TY BAF तीनों को सेमेस्टर 5 एंड 3 में आने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टॉपिक का नाम है कैपिटल बजटिंग। क्या लग रहा है क्या रहेगा ये टॉपिक में? कैपिटल को बजट करने का। कैपिटल क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप में आंसर दोगे तो समझेगा नहीं। अपने पास जो पैसा है उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके उसका रिटर्न्स लेना। ओके फाइन, आपके हिसाब से आप कुछ बड़बड़ कर रहे थे, हो गया आपका बड़बड़ खत्म। हर्ष बेटा, कैपिटल बजटिंग क्या? रैपिडो रैपिडो में इन्वेस्ट करो, सवारी अच्छी मिलेगी। ऐसा है? और कोई और कैपिटल बजटिंग, चलो ठीक है। उनकर ने बोला कि सर पैसे को अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करना। सिंपल भाषा वही है कि आपके पास जो पैसा है वो पैसे को कैसे डबल कर सकते हो, डबल ट्रिपल चौपल कमा कितना सकते हो ज्यादा से ज्यादा, उसके बारे में ही सीखना है। पहले भी लोग कमाते थे, अभी भी लोग कमा रहे। पैसे का यूज पहले भी करते थे, आज भी करते, बट मॉडर्नाइज हो गया आजकल। पहले के जमाने में शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं होता था, आज के जमाने में शेयर्स में ट्रेडिंग होकर पैसा डबल हो जाता है। लोग बैठते अरे पैसा बढ़ने वाला है, चलो इन्वेस्ट कर देते। दैट इज मॉडर्न टेक्निक। बट पुराने में ऐसा नहीं होता था। पुराने में हम देखते थे कि भाई इसको उधार देते और फिर उससे ब्याज कलेक्ट करेंगे, इस तरह से पैसा डबल कर देते कि भाई इसको उधार दे दो और पैसा कमा लो। समझ में आ रहा है? तो उस टाइम में भी कैपिटल बजटिंग था, अभी भी कैपिटल बजटिंग है, बट दोनों में डिफरेंस आ गया। मतलब कैपिटल बजटिंग के दो मेथड थे, एक था ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग मेथड और एक है टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो, मतलब मॉडर्न मेथड। ठीक है, पुराने टाइम पे सिर्फ दो ही फॉर्मूले अप्लाई होते थे, पे बैक पीरियड एंड ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जो भी नाम दो चलेगा। तो दो फॉर्मूला आता है ट्रेडिशनल अप्रोच में या तो नॉन डिस्काउंटिंग अप्रोच में, पे बैक पीरियड एंड ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, मतलब मैं आपको इस टॉपिक के अंदर कितने फॉर्मूले है वही बता देता हूं, ताकि फिर आपको आपका जो कंसेप्ट है मालूम पड़ जाए। किसका फोन है देख लेना, चलो जाने दो, बजने दो उसको। टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब इसके अंदर क्या क्या आने वाला है? NPV, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिस्काउंटेड पेबैक, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड मॉडिफाइड इंटरनल रेट। मतलब यहाँ पे टोटल 5 फॉर्मूला। हर्ष बेटा छोड़ना, इधर ध्यान देना, वो बजने दे उसको। व्हाट आई एम सेइंग इज, आपको ध्यान में रखना है कि आप कौन सा मेथड कर रहे हो और वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है। ट्रेडिशनल में सिर्फ दो ही फॉर्मूलेज है, पे बैक एंड ARR। आज का टारगेट होगा ट्रेडिशनल खत्म करने का, देखते हैं जितना भी होगा उतना। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे टाइम एडजस्ट यानी कि मॉडर्न मेथड में, टाइम एडजस्टेड मेथड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसके 5 फॉर्मूलेज है। NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI जिसे कहते हो, डिस्काउंटेड पेबैक, पेबैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पेबैक। नाम सिमिलर लगता है बट पहले के जमाने में डिस्काउंटिंग नहीं था, नॉन डिस्काउंटिंग मेथड था पेबैक पीरियड का, और यही डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है। मतलब दोनों सेम है बट वो ट्रेडिशनल और ये मॉडर्न अप्रोच से। ठीक है, करना उधर जो कर रहे थे वही सेम चीज इधर करने वाले, बट यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर आने वाला, यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं था। ठीक है जानवी, आगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये चीज है आपका, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड मॉडिफाइड इंटरनल रेट। एक दो सम इसके ऊपर है। इस तरह से आपका टॉपिक वाइंड अप होगा। मैं बेसिक स्टार्ट करूंगा। बेसिक का मतलब ये कि मैं डायरेक्टली TY BAF के प्रोसेस के ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं SY से स्टार्ट कर रहा हूं कि SY में आपने कैपिटल बजटिंग किया है, फिर SY से आप TY में आओ। उसका रीजन ये है कि आपको बेसिक पता चल गया तो आप आपका TY BAF का जो सिलेबस है वो और अच्छे से करोगे। तो अभी के सम्स SY से ले रहा हूं एंड देन लेटर ऑन मैं सम्स ले लूंगा TY BAF के बुक से।
क्लियर? टीवाई बैफ के बुक से सम सॉल्व करा, इट डजंट मीन एसवाई वाले सॉल्व नहीं करेंगे। एसवाई बीकॉम वाले, एसवाई बीबीए वाले भी आपको सिमिलर सम्स ही है, बट खाली इतना है कि एसवाई बीकॉम और एसवाई बैफ को इतने सम्स, एसवाई बीबीआई को इतने फॉर्मूलेज नहीं है। मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको नहीं आएगा, बाकी सब चीजें आपको सेम होगी। अब जिसका भी ट्रेडिशनल अप्रोच आज अपन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग करने वाले पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज में पैसा इन्वेस्ट किया है, हम पैसा इन्वेस्ट ये कर रहे, ये सोचिए कि पैसा रिटर्न आएगा, बराबर है। एग्जाम्पल, मैंने एक कंप्यूटर परचेज किया और परचेज इसलिए किया है ताकि मेरा काम हो, और काम होगा तो रिटर्न में मुझे पैसा मिलेगा। तो उस कंप्यूटर से मैं काम कर रहा हूं, हर साल मुझे वो कंप्यूटर से इनकम हो रहा है। पहले मैंने कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, कैश आउटफ्लो, पैसा गया। अब उस कंप्यूटर से काम करने से मुझे मिल रहा है पैसा, कैश इनफ्लो। तो मैंने फॉर एग्जांपल कंप्यूटर खरीदा था 50,000 रुपए का, बराबर। पहले साल में मुझे 7,000 रुपए आ गया इनकम, दूसरे साल में 9,000 रुपए आया, तीसरे साल में 10,000 आया, चौथे साल में 20,000 आया, ऐसे सो ऑन अपने को कैश इनफ्लो दिया जाएगा। अलग अलग साल में कितना कितना पैसा है। दो टाइप के इनफ्लो होते हैं, एक कांस्टेंट इनफ्लो होता है और एक फ्लक्चुएटिंग होता है। कांस्टेंट बहुत सिंपल होता है, अपने को डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, बट अगर फ्लक्चुएटिंग है तो फॉर्मूला अप्लाई करके आपको पे बैक पीरियड फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, किस लिए, वो भी आपको समझेगा। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को अलग अलग कैश आउटफ्लो दिया है, सॉरी एक कैश आउटफ्लो दिया और अलग अलग कैश इनफ्लो दिया है, और पूछा गया है व्हाट इज योर पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मतलब आपको कितने साल में आपका कंप्यूटर का पैसा रिकवर होगा। तो मैं देखूंगा, अच्छा मेरे को इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा इतने साल में आया, इतना पैसा इन्वेस्ट किया था, हो गया 4 साल में आया, पे बैक पीरियड क्या है 4 इयर्स। समझा क्या करना है? हाँ, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कंपेयर करने का कि मुझे जितना आउटफ्लो चाहिए था उतना कितने साल में आ गया, जितने साल में रिकवर हुआ है वही मेरा पे बैक पीरियड है। मे बी मेरा मेथड थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट आंसर अलग नहीं होगा, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करता हूं। जो सम मैंने लिया ये एसवाई, ये जो टीवाई बैफ की बुक से है, ये जो सम है ये टीवाई बैफ का है, और इसके बाद जो भी सम्स कर रहा हूं मैं एसवाई बीकॉम के टेक्स्ट बुक से करवा रहा हूं। फर्स्ट सम टीवाई बैफ के टेक्स्ट बुक का है। क्वेश्चन दिया है, Minda Industry is envisaging an investment of ₹5 lakhs। हर्ष, कितना पैसा इन्वेस्ट किया मैंने? 5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया, बराबर है। मतलब ये 5 लाख मेरा क्या है? 5 लाख मेरा क्या है? कैश आउटफ्लो, बराबर। Which will yield an annual cash inflow as follow। पहले साल में 50, दूसरे साल में लाख, फिर 1,40,000, 2 लाख, 2 लाख, 1,25,000। कैलकुलेट क्या करने बोला है, ठीक है। तो मैं कॉलम्स बना के ये सॉल्व करूंगा। पहला मैं कॉलम बना देता हूं ईयर, 1 2 3 4 5 6। अब इधर लिखता हूं कैश इनफ्लो। पहले साल में कैश इनफ्लो, दूसरे साल में, तीसरे साल में, फिर उसके बाद फिर, बराबर है। डायरेक्ट कर सकते हो बट मैं फॉर्मेट बना के कर रहा हूं। अब इसके बाद मैं क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो बना रहा हूं, ठीक है। क्यूमुलेटिव मतलब टोटल। पहले साल में कितना पैसा था? तो 50,000 ही था। अब 50,000 के अंदर और दूसरे साल में 1 लाख आया, तो दूसरे साल में मेरे पास कितना जमा हुआ? मतलब 2 साल में मेरा टोटल 1.5 लाख रुपया जमा हो गया। समझ में आया? 1.5 लाख में और एक 80 ऐड हो गया, तो तीसरे साल में 2,90,000 जमा हुआ, 4,90,000 जमा हुआ, 6,90,000 हुआ। आगे मैं जान नहीं रहा हूं, कर सकता हूं टोटल में, बट मेरे को करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों? क्योंकि मुझे टोटल चाहिए थे 5 लाख रुपए, तो मुझे 5 लाख चौथे साल में तो नहीं हुआ, पर 5वें साल में 5 लाख से ज्यादा हो गया। तो मेरा जो आंसर है वो कहीं ना कहीं 4 और 5 के बीच में। दिमाग, चौथे साल में तो आएगा ही नहीं। चौथे साल तक मुझे मिल गया था 4,90,000। अब जब 5वां साल चालू हुआ
तो पूरे साल में 2 लाख रुपए मिला पूरे साल में, बट मुझे सिर्फ 10,000 की जरूरत थी। अब वो 10,000 1 महीने में मिला, 2 महीने में मिला, 3 महीने में मिला या 4 महीने, वो अपने को मालूम नहीं है, आया नहीं। तो अपने को ये देखना है कि 10,000 कितने मंथ्स या कितने डेज में मिल गया आपको, और जितने मंथ्स और जितने डेज में मिला है वही आपका पे बैक पीरियड है। आपका पे बैक पीरियड क्या रहेगा, 4 ईयर तो रहेगा ही, और जितने मंथ्स रहेंगे उतने मंथ्स अपन ऐड करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू ईयर प्लस कितने पैसे की जरूरत है, कैश इनफ्लो अपॉन, सॉरी कैश रिक्वायर्ड, इनफ्लो नहीं, कैश रिक्वायर्ड अपॉन कैश इनफ्लो इनटू 12। अब मैं इधर 12 करता हूं, कुछ टीचर्स नहीं करते, डजंट मेक डिफरेंस, आपको आ जाएगा। तो ईयर में 4 साल तो मेरा फिक्स ही है, 4 साल तो हो ही गए, बट 5वां साल नहीं आएगा, 4 साल और 5 साल के बीच में आंसर आएगा। इसलिए 4 ईयर प्लस कितने पैसे की जरूरत है मुझे, कैश आउटफ्लो में से 4,90,000 माइनस कर दिया 10,000, ये समझा 10,000 कैसे आया, अपॉन इस साल में टोटल कैश इनफ्लो कितना आया, इस साल मतलब ये नहीं यार, ये समझ में आ रहा है, क्लियर। तो यहां पे 2 लाख इंटू कितना आ रहा है देखो जरा, 0.6 मंथ, 0.6 मंथ का मतलब 6 डेज, 0.6 मंथ, एक मंथ भी पूरा नहीं है, मतलब एक मंथ का 60% डेज। 0.6 का मतलब क्या हुआ, अगर यहां पे 1.6 होता, 1.6 का मतलब एक महीना और दूसरे महीने का 60% वैल्यू, मतलब एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक महीने में बेसिकली 30 दिन ही होता है, 31 भी होते हैं ना सर, 31 कंसीडर नहीं, वो हाइपोथेटिकल है, तो 30 दिन तो पकड़ना है अपने को। तो 30 दिन का 60% वैल्यू निकालो, कितना आएगा, 18 दिन। तो मुझे 10,000 कितने दिन में मिला, 18 दिन। तो मैं इसका आंसर लिख सकता हूं 4 ईयर 18, समझा, या तो फिर 4.6 मंथ, 4 ईयर 0.6 मंथ ऐसा लिखा तो भी चलेगा, 4 ईयर 0.6 मंथ तो भी चलेगा, या 4 ईयर 18 डेज तो भी चलेगा। क्लियर है, पे बैक पीरियड कंसेप्ट समझ में आया। सबसे सिंपल कैपिटल बजटिंग का यही है, पे बैक पीरियड इज द सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट वन। ये 18 कैसा है फिर से बताता हूं, 0.6 मंथ्स, एक महीना भी नहीं, एक महीने का 0.6, जो 0.6 का मतलब 60%, एक महीने का 60%, एक महीने का 60%, एक महीने में 30 दिन होते, 30 दिन का 60% निकालोगे 18 दिन आएगा। क्लियर हुआ, हाँ। चलिए देखते और एक दो सम करेंगे तो कॉन्फिडेंस आता है क्या, नहीं दिया है क्वेश्चन, अच्छा ये करने से पहले दूसरा कर, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इधर आता हूं, सिमिलर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अ प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हैज द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, मतलब कितना पैसा आने वाला उसके बारे में बोला है। राइट नाउ इन द ईयर 0 वी विल स्पेंड 15,000 रुपए, स्पेंड मतलब वेरी गुड, कैश आउटफ्लो बराबर है, कितना पैसा जा रहा है 15,000, आ रहा कितना है, तो 0 ईयर में तो माइनस में लिखा है मतलब आउटफ्लो हुआ, बाकी सब प्लस लिखा, मतलब ये सब क्या है, इनफ्लो है, समझाइए। अब मुझे देखना क्या है, देन फॉर 5 years वी विल बी गेटिंग मनी बैक एज शोन बिलो, फाइंड आउट पे बैक पीरियड, समझाइए। फ्लक्चुएटिंग है, कॉमन नहीं है, कॉमन भी कैश इनफ्लो आता है, फ्लक्चुएटिंग भी आता है, अभी तक अपन फ्लक्चुएटिंग भी बात करें, कॉमन का भी बात करवा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, पहला कॉलम में बनाता हूँ ईयर, 1 2 3 4 5, 5 साल का दिया हुआ है। पहले साल में कैश इनफ्लो कितना है, 7,000, 6,000,
3000, 2000, 1000, बराबर है। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो पहले में 7000 है, 13000, 16। आगे करने की जरूरत है क्या? मुझे 15000 ही चाहिए था। तो मेरा आंसर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में, बराबर है। अब ये बॉक्स क्यों बना है? तो अपना पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है? पेबैक पीरियड पहला ईयर लिखता हूं मैं, प्लस कितना कैश रिक्वायर्ड है अपॉन कैश इनफ्लो इंटू 12, दैट इज ईयर में 2 प्लस कितना रिक्वायर्ड है? 13000 तो आ गया है, 15000 चाहिए, मतलब 2000 चाहिए, जबकि आया इधर कितना है? 3000 इंटू 12, 0. एक सबर 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 सबर, इसको डिवाइड करके खाली आंसर बोलो ना मेरे को। 2000 इंटू 12 डिवाइड बाय 3। सबका अलग अलग क्या आता है भाई? 7.99 बराबर है। अब 7.99 मतलब 8 मंथ्स राउंड ऑफ कर लेता हूं। अरे ये समझा? 7.99 मतलब 8 महीना। 90% तो डेज खत्म हो गया, 27 तो 2-3 दिन ही बचा रहेगा, तो डेज ले रहा नहीं हूं यहाँ पे, डायरेक्टली मैंने कितना मंथ्स ले लिया? 8 मंथ। तो मेरा आंसर है 2 years 8 months या तो 2.8 years। उसका मतलब भी वही हुआ। 2.8 years का मतलब भी क्या होगा? 2 साल 8 महीना। समझा? पक्का समझा? नहीं या हाँ? पक्का। चलिए और एक सम करते सिमिलर नेचर का। पेबैक पीरियड पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो जो अपन ने स्किप किया वो भी करवा दो। शोभित लिमिटेड, ये जो सम्स कर रहा हूं मैं ये टेक्स्ट बुक एसवाई का है। पहला सम मैंने टीवाई का लिया था, ये एसवाई के बुक से करवा रहा हूं। टीवाई बैफ को भी ये चीज है यार, टीवाई बैफ को भी पेबैक पीरियड है, बट पेबैक 1-2 सम्स ही है खाली। जो फर्स्ट मैंने करवाया था वो एक ही सम दिया हुआ था, बट और करने के लिए मैंने ये सम्स लिया हुआ है। एसवाई बीकॉम को ये सारे आपके टेक्स्ट बुक के सम्स है। अब देखते हैं क्या दिया है। Shobit Limited is considering to purchase a machine. Two machine A and B is available at a cost of 120 each. Earning after tax but before depreciation are likely to be as under. Calculate payback period method से अपने को इवेल्युएट करना है कौन सा बेस्ट है। चलिए ठीक है, ईयर मशीन ए के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5 कैश इनफ्लो। मशीन ए कितना इनफ्लो दे रहा है? 50, फिर 40, 30, 20, 20। क्यूमुलेटिव ले लेते हैं। 50,000, 90,000, 1,20,000, 1,50,000। अपने को 1,50,000 चाहिए था, 1,50,000 ही आया। कितने साल में? अच्छा 1,20,000। हाँ रे बाबा, हाँ लगा, मेरे को लगा ये उम्र के लिए रुके तुम लोग, कभी इसका उम्र का बोलूं मैं। हर्ष साले बंद करो। हर्ष कितना आंसर आएगा बेटा? आंसर कितना आएगा पूछा मैं? 3 years। क्यों? अपने को 1,20,000 चाहिए था, 1,20,000 3 साल में मिल गया, एग्जैक्ट 3 years। तो इसका पे बैक पीरियड विल बी ईयर एंड दैट इज 3 years। इधर आगे का फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, समझ में आया? पक्का। चलिए सेम कैलकुलेट करते हैं मशीन बी के लिए। कैश इनफ्लो 20,000, 30,000, 50,000, 40,000, 40,000। क्यूमुलेटिव ले लेता हूं 20,000, 30,000, सॉरी 50 हो जाएगा, लगा मेरे को 1,00,000, 1,40,000। आगे करने की जरूरत है क्या? नहीं। 1,20,000 चाहिए था, 1,00,000 तक तो आ ही गया, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड ईयर तो हो गया। तो अपना आंसर थर्ड और फोर्थ के बीच में आने वाला है। तो पे बैक पीरियड विल बी ईयर प्लस कैश रिक्वायर्ड, कैश इनफ्लो इंटू 12 बराबर है थर्ड ईयर प्लस
1 लाख आया है और कितना चाहिए 20। कैश इनफ्लो है कितना 40 इंटू 12, इसका आंसर 6 मंथ्स हुआ ना ये, तो 3.6 मंथ्स सॉरी ईयर। समझ में आया पे बैक पीरियड? इजी है। अब जो सम स्किप किया था उधर आ जाते हैं, है वैसा ही, बट अभी यहाँ पे कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना है। इसके पहले कैश इनफ्लो दिया था, अब हमको कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना है। अब कैश इनफ्लो कैलकुलेशन बेसिक करवा रहा हूं टीवाई बैफ को, इसके ऊपर ज्यादा समझाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आज बेसिक समझ लोगे तो आगे फ्यूचर में जब कैश इनफ्लो के बड़े सम्स आएंगे तो ये लॉजिक आपको मालूम रहेगा, तो आप कर सकते हो। देखते क्या दिया है। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस इज 1 लाख। एक कंप्यूटर मैंने खरीदा जिसका कॉस्टिंग कितना है 1 लाख रुपए। दिस इज टू बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस एंड द नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन on straight line basis at 12.5% per annum for the machine is expected to be 15,000 per annum. The net profit is subject to income tax at the rate 50%. Calculate payback period of the personal computer. समझते क्या है? मैंने कंप्यूटर खरीदा, इंस्टॉलेशन सब खर्चा देके मेरे को कंप्यूटर कितने पड़ा 1 लाख। तो ये 1 लाख क्या है? कैश कितना? मुझे 1 लाख रुपया रिकवर करने का है। अब इसको मैंने कमर्शियल यूज के लिए, मैंने एग्जांपल दिया था भाई, ये कमर्शियल यूज के लिए मैंने दे दिया और इसके ऊपर मुझे इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ मतलब कैश इनफ्लो। समझ में आ गया? तो भाई कैश इनफ्लो, बट इसे इनफ्लो नहीं बोल सकता हूं मैं, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्ड यूज किया है। तो टीवाई बैफ कैश इनफ्लो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आप लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 15,000। एंड वेरी इंपॉर्टेंट और एक बात, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन है। ये क्या वर्ड यूज किया? द नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन दिया है। तो चलो अब अपग्रेड करते अपने आप को थोड़ा सा। तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, ध्यान से इंपॉर्टेंट है। अगर कंसेप्ट बैठ गया तो भाई सम बहुत इजी है, और ये नहीं बैठा तो डिफिकल्टी आने वाला आप लोगों को। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स है 15,000। इसमें माइनस कर देता हूं मैं टैक्स, कितना परसेंट? तो 7,500 आएगा। माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, बराबर। और कुछ माइनस करना है नहीं, मतलब मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है 7,500 हर साल होगा। बट डेप्रिसिएशन का जो मैंने खर्चा माइनस किया है, क्या वो कैश आइटम है? डेप्रिसिएशन जो होता है वो नॉन कैश आइटम होता है। जो यहाँ पे आफ्टर डेप्रिसिएशन बोला ना, मतलब ये प्रॉफिट के अंदर आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा, जो कि रहेगा नॉन कैश आइटम। और अपने को कैश चाहिए, तो जो खर्चा आपने माइनस किया है उतना ही खर्चा फिर से अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आपका क्या बनता है जरा ध्यान दो, ये बीकॉम बैफ के लिए बोल रहा हूं मैं। पहले कभी कभी आपको दिया गया नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स दिया रहेगा, तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस होता है, फिर टैक्स माइनस होता है, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स आने का फिर से हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। उसका रीजन क्या है? जब भी आप टैक्स देते हो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन पे टैक्स होता है, बिफोर डेप्रिसिएशन पे नहीं होता है। इसलिए आपका प्रोसेस कैसा होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स आपको दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया है, अगर दिया है तो पहले माइनस करोगे क्या? डेप्रिसिएशन, तो मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, और ऐसा निकालना पड़ेगा। फिर इसके ऊपर कैलकुलेट होगा टैक्स, तो मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, और जितना डेप्रिसिएशन माइनस किया है वो वापस से ऐड करूंगा,
तो मुझे जो आंसर आएगा वो मेरा बनेगा कैश इनफ्लो। फॉर्मूला समझाइए। और ये फॉर्मूला जैसा रट्टा नहीं मारना है, आपको सिंपल समझना है कि जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है तो उसमें पहले डेप्रिसिएशन माइनस करो। क्यों माइनस करो? बिकॉज टैक्स कैलकुलेट करना है और टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन पे ही कैलकुलेट होता है, इसलिए पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे एंड देन वापस डेप्रिसिएशन ऐड क्यों करें? बिकॉज वो नॉन कैश आइटम था तो अपना प्रॉफिट उसने कम किया है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करके कैश इनफ्लो को बढ़ा देते हैं। ठीक है, पक्का? चलिए, तो इसका मतलब इसमें ऐड करना है कितना? 7,500? कौन बोला 7,500? क्वेश्चन में दिया है कि भाई डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में बेसिस के ऊपर है, 12.5% कैलकुलेट हुआ है। डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होता है? ओरिजिनल कॉस्ट। 1 लाख का 12.5% आएगा 12,500। अरे समझा? तो मेरा कैश इनफ्लो विल बी हर साल, अब ये तो कांस्टेंट है, बराबर है, तो अगर हर साल 20-20 हजार मेरे को मिलने वाला है तो व्हाट इज माय पे बैक पीरियड? तो पे बैक पीरियड है कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश। अब देखो यहां पे फॉर्मूला बदल गया, एक्चुअली फॉर्मूला थोड़ी था, ये तो लॉजिक ही था कि आपको कैसे निकाला है। अब ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया? बिकॉज यहाँ पे कैश इनफ्लो क्या है? कांस्टेंट है। फर्क समझ में आ गया? यहाँ पिछले समय अपन ने लिखा योर प्लस कितना रिक्वायर्ड एंड सो ऑन, बट यहाँ पे पे बैक पीरियड का मैंने फॉर्मूला बदल दिया। एक्चुअली बदला नहीं, ईयर्स ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे आएगा 1 लाख रुपए की जरूरत है, इनफ्लो हर साल 20,000 का होने वाला है, तो कितने ईयर्स में पैसा आएगा? देखो पे बैक पीरियड विल बी 5। झालं सम। पे बैक पीरियड का कंसेप्ट समझ में आया? एक तो सम और लूंगा अगर चाहिए तो, उसके बाद ARR की तरफ बढ़ जाएंगे। आज इतना ही करते, मेरे हिसाब से इतना ही था। यस, इतना ही है, तो आज इतना ही करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स कंटिन्यू करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।